चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। सोचिए एक देश में कोई स्थानीय राज्य स्तर का चुनाव होता है जो आमतौर पर सिर्फ उसी देश की न्यूज़ बनकर रह जाता है। लेकिन हाल ही में भारत में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिक गईं। एक ऐसा कूटनीतिक बयान सामने आया जिसने सबको चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पर्दे के पीछे कौन सा बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति अचानक से पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के स्थानीय चुनाव में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। मतलब ये कोई रूटीन बात तो नहीं है ना। असल में ये स्थानीय चुनाव तो बस उस विशाल भू राजनीतिक हिमखंड का एक छोटा सा सिरा है जो पानी के ऊपर नजर आ रहा है। इसके नीचे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और ट्रेड वॉर की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी घटना की। सेक्शन एन अनएक्सपेक्टेड कांग्रेचुलेशंस द व्हाइट हाउस स्टेटमेंट। हुआ कुछ यूं कि भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। इसमें व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि भारत खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा नेता मिला है। राष्ट्रपति हालिया ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हैं। अब आप खुद सोचिए, किसी विदेशी ग्लोबल पावर द्वारा किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री की इतनी खुले तौर पर तारीफ करना, वो भी महज एक स्टेट इलेक्शन के बाद। कूटनीति की दुनिया में ये बहुत ही असामान्य बात है। और ये अचानक आया बदलाव इतना चौंकाने वाला क्यों है? जरा पास्ट पर नजर डालिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही समय पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फेल्ड इकोनॉमी या विफल अर्थव्यवस्था जैसे बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। और अब अचानक से कहा जा रहा है कि भारत उन्हें अपना नेता पाकर खुशकिस्मत है। रातों रात बदला हुआ ये सुर साफ इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई हिडन एजेंडा जरूर काम कर रहा है। अब जाहिर है इस पर रिएक्शन तो आना ही था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की ओर। सेक्शन द पुशबैक ऑन इंटरफेरेंस और डिफेंडिंग फेडरल डेमोक्रेसी। भारतीय राजनीति की तरफ से इस पर तीखा रिएक्शन देखने को मिला। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए एक कड़ा जवाब दिया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये राज्य स्तर के चुनाव हैं जो भारत के संघीय लोकतंत्र का एक आंतरिक मामला है। कोई भी भारी समर्थन जल्दबाजी और अनुचित प्रतीत होता है। ये सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और हमारे इंटरनल मैटर्स में किसी भी विदेशी दखलंदाजी के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे जोड़ा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि वे स्वतंत्र और विश्वसनीय हों। एक तरह से यह विदेशी नेताओं को एक याद दिलाना था कि किसी भी आजाद देश के चुनावी माहौल पर अपनी राय रखने से पहले आपको एक बैलेंस्ड और जानकारीपूर्ण नजरिया रखना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये सब सिर्फ चुनाव और बधाई तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं इसके पीछे की असली वजह। सेक्शन द हिडन ट्रेड एजेंडा अनकवरिंग द इकोनॉमिक मोटिव। इस पूरी कूटनीतिक पहेली का जवाब इस एक छोटे से लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल नंबर में छिपा है, 10%। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत सहित पूरी दुनिया के आयातों पर 10% का यूनिवर्सल टैरिफ या आयात शुल्क थोपने की कोशिश की थी। ये ग्लोबल ट्रेड पर दबाव बनाने की एक बेहद आक्रामक रणनीति थी। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका की ये ट्रेड स्ट्रैटेजी ताश के पत्तों की तरह कैसे ढही। पहले 25% और 50% के भारी भरकम टैरिफ लगाए गए, जिन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर हाल ही में यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस नए 10% वाले यूनिवर्सल टैरिफ को भी अवैध घोषित कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका के पास ट्रेड प्रेशर बनाने के लिए जो टैरिफ लेवरेज था वो पूरी तरह से जीरो हो गया। कानूनी तौर पर वो पूरी तरह घिर चुके थे। अब जब अमेरिका के हथियार कुंद पड़ गए तो दुनिया का क्या रिएक्शन था, देखते हैं इस हिस्से में। सेक्शन ग्लोबल ट्रेड वॉर फॉलआउट द वर्ल्ड रिएक्ट्स। इस पूरे सिचुएशन पर कैनेडियन लीडरशिप, विशेष रूप से मां कानी का एक बेहद विस्फोटक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कई देशों ने अमेरिका के साथ सौदे किए, लेकिन वास्तव में उन सौदों की कीमत उस कागज के बराबर भी नहीं है जिस पर वे छपे हैं। ये स्टेटमेंट उन देशों के गहरे पछतावे को दिखाता है जिन्होंने अमेरिका के भारी दबाव में आकर जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन कर ली थी। दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वो देश थे जो टैरिफ के डर से जल्दबाजी में समझौते कर बैठे और अब पछता रहे थे, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ भारत, चीन और कई यूरोपीय देशों जैसी ताकतें थीं जिन्होंने इस प्रेशर का डट कर सामना किया। कोई जल्दबाजी नहीं की और वेट गेम खेला। इस मजबूत प्रतिरोध ने अमेरिका की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। जब पुरानी रणनीति फेल हो गई तो कुछ नया तो करना ही था। यहीं से जन्म होता है एक नई अप्रोच का। सेक्शन ट्रम्प्स न्यू डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी, द सॉफ्टवेयर वर्जन। तो आखिर कूटनीति का यह सॉफ्टवेयर वर्जन है क्या? जब आपके पास इकोनॉमिक लेवरेज खत्म हो जाता है तब आप क्या करते हैं? आप धमकियों की जगह तारीफ और चापलूसी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही टैक्टिकल और संभल कर चलने वाली अप्रोच है। इसका सीधा मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को रिपेयर करना है जो आपकी पिछली आक्रामक नीतियों की वजह से खराब हो गए थे। और ये हवाई बातें नहीं हैं, इसके लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। याद है जब भारत को हे होल कहने वाली पोस्ट आई थी, उस पर अमेरिका ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। पश्चिम बंगाल के चुनावों पर जो ये अचानक से बधाई आई, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। और तो और चीनी मीडिया के हवाले से आ रही खबरों की माने तो ईरान युद्ध रोकने के नाम पर जो बीजिंग का दौरा होने वाला है, वो भी इसी अपीजमेंट या तुष्टीकरण की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। तो अब इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। सेक्शन इंडियाज राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस फ्रॉम लोकल पोल्स टू ग्लोबल पावर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी, और आज वही पैटर्न पश्चिम बंगाल के चुनावों में दोहराया जा रहा है। और आगे का क्या? जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आप मानकर चलिए कि कूटनीतिक अपीजमेंट की ऐसी रणनीतियां हमें फ्यूचर में भी बार बार देखने को मिलेंगी। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि आज के समय में भारत के स्थानीय राज्य स्तर के चुनाव अब सिर्फ हमारे डोमेस्टिक मैटर नहीं रह गए हैं। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर रखे गए वो अहम मोहरे हैं जिन पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की भी बारीक नज़र है। हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी अब महाशक्तियों की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज के साथ बहुत गहराई से जुड़ चुकी है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड डील्स इसी तरह फेल होती रहीं और देशों के पास एक दूसरे पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के रास्ते बंद हो गए, तो क्या आने वाले वक्त में हम विदेशी महाशक्तियों को इसी तरह दूसरे देशों के इंटरनल स्टेट इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस या वैलिडेट करने की कोशिश करते हुए और ज्यादा देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस बदलते चेहरे के बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।